सो वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे ये वाले लेक्चर में आज हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे हम डिफरेंट डेटा रिगार्डिंग इंडिया। फिर हम देखेंगे यहाँ पे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर देखेंगे मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देन यहाँ पे हम देखेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड फिर यहाँ पे हम देखेंगे ये वाले टॉपिक के रिलेटेड कुछ आए हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एंड ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 9 रिगार्डिंग इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी सीरीज। क्लियर। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करो। क्लियर। एंड यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट विद मी ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। क्लियर। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी को किसने कॉइन किया था एंड पॉपुलराइज किसने किया था। तो कॉइन किया था डब्ल्यू.जी. रॉबसन ने। कब? 1985 में। पहला पॉइंट। देन आप याद रखेंगे यहाँ पे कि पॉपुलराइज किसने किया था बायोडाइवर्सिटी टर्म को। तो ये किया था एडवर्ड विल्सन ने। दोनों को याद रखिएगा, डब्ल्यू.जी. रॉबसन को भी एंड एडवर्ड विल्सन को भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड डेट भी साथ में याद रखिएगा क्योंकि कभी कभार डेट भी पूछी जाती है। क्लियर। अब बायोडाइवर्सिटी होती क्या है एक्चुअल में, यानी कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी होती क्या है एक्चुअल में। तो हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ये होती है वेराइटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। कहाँ पे? अर्थ पे। यानी कि हम देखते हैं वेराइटी ऑफ प्लांट्स या फिर वेराइटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। कहाँ पे? हमारी अर्थ पे। तो ये कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। या हम बोलते हैं एक और डेफिनेशन में टोटलिटी ऑफ जीन्स, जीन्स की टोटलिटी या फिर स्पीशीज की टोटलिटी या फिर इकोसिस्टम की टोटलिटी किसी पर्टिकुलर रीजन में। तो वो भी कहलाता है वो वाले रीजन की बायोडाइवर्सिटी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो आप याद रखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये किया जाता है ऑन 22 मई। क्लियर। ऑन 22 मई। एंड अगर हम इस साल की थीम की बात करें, यानी कि लास्ट ईयर 2021 की जो थीम है वो भी यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बट आप याद रखिएगा। तो वो क्या थी? वो थी वी आर ए पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो याद रखिएगा, वी आर ए पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो वो थी थीम। क्लियर। वी आर ए पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। एंड एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, जो डिकेड था फ्रॉम 2011 टू 2020, इसको नाम दिया गया है बायोडाइवर्सिटी डिकेड। क्लियर। इसको डिक्लेयर किया गया था बायोडाइवर्सिटी डिकेड। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो IUCN है, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे जब हम रेड डेटा या फिर कंजर्वेशन मेथड पढ़ेंगे। कहाँ पे? बायोडाइवर्सिटी में। वहीं पे हम देखेंगे इनका रोल क्या रहता है। तो अगर हम 2004 में इन्होंने जो डेटा दिया था तो वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था कि ग्लोबली आपको कितने स्पीशीज़ मिलेंगे। वो मिलेंगे आपको अराउंड ग्रेटर देन 1.5 मिलियन। क्लियर। यानी कि ग्रेटर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? अर्थ पे। क्लियर। बट अकॉर्डिंग टू रोबोट में, क्लियर, रोबोट में इन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। तो अगर इनका डेटा हम देखें तो इनके डेटा के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ पे कितने स्पीशीज़ हैं प्लांट्स के एंड एनिमल्स के। तो दैट इज़ अराउंड 7 मिलियन। क्लियर। 7 मिलियन। तो दोनों को याद रखिएगा। क्लियर। एंड स्पेशली रॉबर्ट मे को याद रखिएगा क्योंकि रॉबर्ट मे के रिगार्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। क्योंकि इन्होंने काफ़ी काम किया है बायोडाइवर्सिटी पे। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे किसी बुक में, अच्छा यहाँ पे किसी बुक में आपको 9 भी मिलेगा एंड किसी में आपको 6 भी मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू NCERT जो डेटा है दैट इज 7 मिलियन। तो ये भी याद रखिएगा। अब जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना, ये कहीं पे आपको हाई मिलेगी, स्पेशली कहाँ पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा जहाँ पे हमने बायोम्स देखे थे। क्लियर। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमने देखा था वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफ़ी फेवरेबल है प्लांट लाइफ के लिए या फिर एनिमल लाइफ के लिए। इसीलिए वहाँ पे क्या पाई जाती है? हिटीरोजेनिटी पाई जाती है, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि आपको वहाँ पे वेराइटी ऑफ स्पीशीज मिलेंगे। क्लियर। एंड कोरल रिफ्स में भी हमने देखा था। क्लियर। तो जहाँ पे हिटीरोजेनिटी पाई जाती है वहाँ पे आपको क्या मिलती है? वहाँ पे आपको हाई बायोडाइवर्सिटी मिलती है। क्लियर। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो है दैट इज अगर हम टोटल स्पीशीज की बात करें प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंबाइनली। क्लियर। तो 70% ऑफ द स्पीशीज जो हैं कहाँ पे? हमारी अर्थ में। वो आपको क्या मिलेंगे? एनिमल्स मिलेंगे। क्लियर।
एंड अगर उनमें हम बात करें किन में, एनिमल्स में, तो अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंबाइनली देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको एनिमल्स की मिलेगी। बट अब अगर हम एनिमल्स के अंदर जाएं तो एनिमल्स में आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे, वहाँ पे आपको इंसेक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्लियर। आउट ऑफ 10, यानी कि अगर हम 10 एनिमल्स को देखें, 7 जो हैं वो हमें मिलेंगे इंसेक्ट्स, यानी कि 70% इंसेक्ट्स हमें मिलेंगे किन में, 100% एनिमल्स में। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं ये वाले टेबल में, तो यहाँ पे देखिए, तो ये है इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पे, ये है वर्टिब्रेट्स यहाँ पे, एंड ये है प्लांट्स यहाँ पे। इनवर्टिब्रेट्स किनको हम बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होता है, क्लियर। मेनली हम जो इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स होते हैं इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेस ऑफ बैकबोन। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें आपको बैकबोन नहीं मिलेगा। अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो इनमें आपको वेल डिफाइंड बैकबोन मिलेगा, यानी कि बैकबोन मिलेगा, स्केलेटल सिस्टम मिलेगा, क्लियर। एंड जो इनवर्टिब्रेट्स है ना, मोस्टली 90% आपको अर्थ पे क्या मिलेंगे, जितने भी एनिमल है ना उनमें आपको मोस्टली 90% कौन मिलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स, क्लियर। तो इनमें क्या होता है, इनमें बैकबोन नहीं होता है। तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, क्योंकि ये बायो का टॉपिक है, बट मेन पॉइंट यही है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इनवर्टिब्रेट्स में देखें तो सबसे ज़्यादा आपको किन का नंबर मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा आपको इंसेक्ट्स का नंबर मिलेगा, क्लियर। तो यहाँ पे भी मैंने आपको मेंशन किया था कि सबसे ज़्यादा आपको एनिमल स्पीशीज़ में कौन से ज़्यादा मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे यहाँ पे इंसेक्ट्स, अराउंड 7 लाख स्पीशीज़, क्लियर, किन के, इंसेक्ट्स के। तो देखिए यहाँ पे तो इंसेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो ये वाला जो यहाँ पे चार्ट दिया गया है तो ये भी याद रखिएगा, एंड ये वाला चार्ट भी याद रखिएगा जब हम वर्टिब्रेट्स को देखेंगे। तो वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस, तो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे, फिशेस। तो याद रखिएगा ओवरऑल अगर हम देखें तो इंसेक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, फिर इनवर्टिब्रेट्स देखें तो वहाँ पे भी इंसेक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। वर्टिब्रेट्स अगर देखें तो वहाँ पे आपको किन की स्पीशीज हायर मिलेंगी, फिशेस की। एंड अगर हम यहाँ पे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आपको हाईएस्ट क्या मिलेंगे, प्लांट्स में आपको हाईएस्ट मिलेंगे किन के स्पीशीज, फंगाई के, इन कंपैरिजन टू अलगे, लाइकेन, मोजेस वगैरह, क्लियर। तो ये जो चार्ट यहाँ पे है ना ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की, क्लियर। अगर हम इंडिया की बात करें यहाँ पे तो देखिए इंडिया जो है ना, इट इज़ वन ऑफ द 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन्स कहाँ पे, वर्ल्ड में, क्लियर। बट अगर हम एनसीईआरटी का डेटा देखें तो वहाँ पे इसको वहाँ पे मेंशन किया गया है कि वर्ल्ड में खाली कितनी मेगा डाइवर्सिटीज़ हैं, 12। बट ये भी याद रखिएगा कि 17, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 12, यानी कि जब आपका 17 ऑप्शन नहीं होगा तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आप टिक कीजिएगा 12 को, क्लियर। अब वर्ल्ड लैंड एरिया अगर हम देखें इंडिया का तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज 2.4%। बट इस 2.4% में आपको ग्लोबल स्पीशीज मिलेंगे कितने, 8.1%, यानी कि अगर ये है वर्ल्ड तो वर्ल्ड का कितना कंट्रीब्यूट करता है इंडिया लैंड एरिया, तो दैट इज 2.4%। बट इसी 2.4% में आपको 8.1% यहाँ पे ग्लोबल स्पीशीज मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बोलते हैं इंडिया को, इंडिया है एक मेगा डाइवर्सिटी है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेंगे इंडिया मेगा डाइवर्सिटी में, तो यहाँ पे आपको दो रियाम्स मिलेंगे, वन इज पैलियार्टिक एंड अनदर इज इंडोमलियान। तो अगर हम पैलियार्टिक की बात करें तो ये आता है जनरली कौन सा रीजन, हिमालयन रीजन। यहाँ पे आपको 5 बायोम्स मिलेंगे, क्लियर। बायोम्स को हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। देन आपको यहाँ पे 10 बायोग्राफिक जोन्स मिलेंगे, लाइक ट्रांस हिमालय, डेजर्ट्स हो गए, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स हो गए, इनको आपको याद रखना है। डेकन, देन गैंगेटिक प्लांट्स, यहाँ तक कहाँ तक, आइलैंड्स तक आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये है बायोडाइवर्सिटी रिच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा, कौन, वेस्टर्न घाट्स, क्लियर। एंड डेक्कन की अगर हम बात करें तो ये है लार्जेस्ट, किन में, 10 बायो जियोग्राफिक जोन्स में आपको जो डेक्कन वाला पोर्शन है ये लार्जेस्ट मिलेगा, ये जोन, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन 10 बायोग्राफिक जोन्स को डिवाइड किया गया है, इनके डिफरेंट पार्ट्स निकलते हैं, फिर ये बनाते हैं 25 बायो जियोग्राफिक प्रोविंस। तो यहाँ पे देखिए ये है यहाँ पे 10 बायो जियोग्राफिक जोन्स जिनको आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये फिर निकलते हैं इनके डिफरेंट यहाँ पे
बायोजियोग्राफिक प्रोवेंस। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कहाँ पे, हमारे इकोसिस्टम में। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बायोडाइवर्सिटी है, ये इंपॉर्टेंट किस लिए रहती है, ये रहती है इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस, कहाँ पे, इकोसिस्टम में। क्लियर, एंड साथ ही में ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये शुरू करती है विथ अ वेराइटी या फिर डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड। क्लियर, या फिर अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात करें, जो ह्यूमन प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, लाइक गम्स हो गए, रेजिन हो गए, पेपर्स हो गए, फाइबर्स हो गए, तो ये भी हमें मिलते हैं कहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्लियर, या फिर अगर हम डिफरेंट ड्रग्स की बात करें, मेडिसिन की बात करें, लाइक क्विनीन की अगर हम बात करें तो, या फिर टैक्सोल की बात करें तो, इनमें भी किनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बायोडाइवर्सिटी का रोल रहता है। क्लियर, साथ ही में जो बायोडाइवर्सिटी है ये अपना इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे प्ले करती है, सॉइल फॉर्मेशन में, या फिर प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन में, या फिर पोलिनेशन में। तो ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये थोड़े बहुत याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट थोड़ा बहुत याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आपको 3 डिफरेंट लेवल्स देखने को मिलेगी। वन इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, अनदर इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, देन थर्ड वन इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो एक एक करके यहाँ पे हम देखते हैं इनको। क्लियर, जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लियर, तो यहाँ पे जीन की बात हो रही है। क्लियर, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में अगर हम देखें तो ये वाली डाइवर्सिटी में क्या हम देखते हैं, नंबर एंड टाइप ऑफ जीन्स। क्लियर, एज वेल एज क्रोमोसोम्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो नंबर, दूसरा यहाँ पे टाइप ऑफ जीन्स। क्लियर, एज वेल एज क्रोमोसोम्स, जो कि कहाँ पे होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज में। क्लियर, एंड साथ ही में हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन किनका, डिफरेंट जीन्स एंड अलील्स का किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में। लाइक हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस के डिफरेंट रेस आपको मिलेंगे। लाइक यहाँ पे देखिए आपको ये देखिए, अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं, ये है इंग्लैंड के यहाँ पे, ये है वेस्ट इंडीज़ के यहाँ पे, ये है फ्रॉम एशिया यहाँ पे, एंड ये है फ्रॉम यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट यानी कि न्यूजीलैंड। तो देखिए यहाँ पे कितनी वैरायटी आपको देखने को मिल रही है, स्किन कलर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये आपको डिफरेंट मिलेंगी। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में। यानी कि ये किस पे डिपेंडेंट होता है, नंबर एंड टाइप ऑफ जीन्स, यानी कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स देखने को मिलेंगे। क्लियर, इसलिए आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, वेराइटी ऑफ ह्यूमंस मिलेंगे। क्लियर, हम बोलते हैं एशियन मैन, अफ्रीकन या फिर यूरोपियन। क्लियर, या फिर अगर हम एप्पल्स की बात करें तो ये है यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एप्पल्स। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, तो ये आएंगे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में। या फिर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डॉग्स आपको देखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी समझ में आई होगी। क्लियर, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में मेन पॉइंट नंबर एंड टाइप ऑफ जीन्स, याद रखिएगा, नंबर एंड टाइप ऑफ जीन्स यहाँ पे डिफाइन करता है किसको, जेनेटिक डाइवर्सिटी को। क्लियर, नेक्स्ट जो आप याद रखेंगे कि अगर हम इंडिया की बात करें, क्लियर, तो जो राइस है, राइस में आपको देखने को मिलेगी लार्जेस्ट या फिर मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी, अराउंड 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस अलोन आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर, एंड देन आपको नेक्स्ट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको मैंगो के आपको अराउंड 1,000 वेराइटीज़ मिलेंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ जिससे आपको इंडिया में मिलेंगे, दैट इज़ राइस, यानी कि 50,000 वेराइटीज़ ऑफ राइस अलोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्लियर, एंड साथ ही में याद रखिएगा जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, ये क्या प्रिवेंट करती है, ये प्रिवेंट करती है एक्सटिंक्शन किनका, डिफरेंट स्पीशीज़ का। यानी कि अगर कहीं जगह पे क्या हुई, डिजीज़ ओकर हुई, लाइक हम देख रहे हैं आजकल कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान को इफ़ेक्ट कर रहा है, बट अगर हम किसी और रीजन में जाएं वहाँ पे ज़्यादा इम्यूनिटी होगी, किनके कारण, नंबर एंड टाइप ऑफ जीन्स के कारण। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। क्लियर, अगर हम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं वैरायटी किसमें, एक तो नंबर, दूसरा यहाँ पे रिचनेस। क्लियर, नंबर एंड रिचनेस। रिचनेस मीनिंग यहाँ पे अबंडेंस, यानी कि यहाँ पे कितनी अबंडेंस है। एक तो आपको नंबर देखना है यहाँ पे स्पीशीज का, दूसरा यहाँ पे उनकी अबंडेंस देखनी है या फिर रिचनेस देखनी है, यानी कि कितने स्पीशीज हैं, कितने अबंडेंट है। क्लियर, तो ये कहलाता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में नंबर एंड टाइप था, बट यहाँ पे नंबर एंड रिचनेस। लाइक हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज इनके प्लांट्स के या फिर डिफरेंट वेराइटीज इनके एनिमल्स के। क्लियर,
अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं कहाँ पे, स्पीशीज डाइवर्सिटी में। वन इज स्पीशीज रिचनेस, अनदर इज स्पीशीज इवननेस। क्लियर। स्पीशीज रिचनेस की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, स्पीशीज रिचनेस होती है नंबर ऑफ स्पीशीज, यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज आपको कितने देखने को मिलेंगे किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वो क्या होता है स्पीशीज रिचनेस। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे स्पीशीज इवननेस की बात करें तो इवननेस जिसके रिगार्डिंग है, तो इवननेस है यहाँ पे रिगार्डिंग अबंडेंस, तो रिलेटिव अबंडेंस किनका, इंडिविजुअल्स का। क्लियर। तो स्पीशीज रिचनेस mainly रिलेटेड टू नंबर ऑफ स्पीशीज, एंड स्पीशीज इवननेस तो ये है रिलेटेड टू रिलेटिव अबंडेंस, या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा किनका, स्पीशीज का, तो ये क्या लाता है स्पीशीज इवननेस। तो यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए यहाँ पे ये मैंने ली है यहाँ पे कोई कम्युनिटी 1 एंड ये है यहाँ पे कम्युनिटी 2। क्लियर। कम्युनिटी 1 एंड कम्युनिटी 2 यहाँ पे समझिए कहाँ पे डायग्राम में। कम्युनिटी 1 में मैंने यहाँ पे 4 स्पीशीज लिए हैं, ए बी सी डी, एंड 2 में भी 4 स्पीशीज लिए हैं, यानी कि नंबर कितना 4 दोनों में, ए बी सी डी। बट यहाँ पे ए जो है ना, ए के मैंने 10 ए स्पीशीज जो है इसका नंबर यहाँ पे 10 है, यानी कि लेट ए अगर यहाँ पे प्लांट्स हैं तो 10 है, बी के अगेन 10, सी के 10, डी के 10। एंड जो कम्युनिटी 2 है यहाँ पे इसमें मैंने लिए हैं जो ए है ना, यहाँ पे ए स्पीशीज इसका नंबर कितना है 30, यहाँ पे बी जो है ना इसकी वैरायटी रखी है मैंने 5, सी की 4 एंड डी की 1। तो यहाँ पे हम समझेंगे पहले स्पीशीज रिचनेस को एंड स्पीशीज इवननेस को। देखिए पहले हम देखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ये है यहाँ पे कम्युनिटी 1, ये है यहाँ पे कम्युनिटी 2, टेबल में हम देखेंगे। क्लियर। पहला मैंने लिया टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, तो देखिए अगर हम कम्युनिटी 1 की बात करें टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज आपको कितने मिलेंगे 4, ए बी सी डी, तो कम्युनिटी 1 में आपको मिलेंगे 4। कम्युनिटी 2 में अगेन टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज आपको मिलेंगे 4, ए बी सी डी। क्लियर। अब यहाँ पे हम अगर स्पीशीज रिचनेस की बात करें तो स्पीशीज रिचनेस होता क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज, तो हम बोलेंगे जितना यहाँ पे नंबर आया किनका स्पीशीज का तो वही होता है स्पीशीज रिचनेस। तो यहाँ पे जो नंबर आया था कम्युनिटी 1 में दैट वाज 4, यानी कि 4 टाइप ऑफ स्पीशीज, तो यहाँ पे जो स्पीशीज रिचनेस होगी वो 4 होगी। एंड कम्युनिटी 2 की अगर हम बात करें यहाँ पे भी जो स्पीशीज रिचनेस होगी दैट इज 4। अब देखिए स्पीशीज इवननेस, देखिए स्पीशीज इवननेस, तो स्पीशीज इवननेस क्या होता है, रिलेटिव अबंडेंस किनका, इंडिविजुअल्स का, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए ए में यहाँ पे अगर हम कम्युनिटी 1 की बात करें एंड कम्युनिटी 2, देखिए कम्युनिटी 1 में अगर हम देखें यहाँ पे ए के 10, बी के 10, सी के 10, डी के 10, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर अबंडेंस है दैट इज यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जहाँ पे आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा वहाँ पे हम बोलते हैं कि स्पीशीज इवननेस इज हाई, तो मैं डिनोट करूंगा इसको एच से। क्लियर। तो स्पीशीज इवननेस हम दिखाते हैं इधर विथ हाई वैल्यू और लो वैल्यू, एंड स्पीशीज रिचनेस जो है दैट इज डिफाइंड बाय नंबर, तो वो हम नंबर से डिफाइन करते हैं। तो कम्युनिटी 1 में मैं बोलूंगा यहाँ पे हाई स्पीशीज इवननेस है क्योंकि यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन, स्पीशीज। क्लियर। अगर आप कम्युनिटी 2 में देखें तो यहाँ पे ए जो है ना, ए स्पीशीज के यहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, कितना 30, देखिए बी का 5, क्लियर, सी का 4, डी का 1, यानी कि जो परसेंटेज है ना फ्रॉम बी सी डी वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको ए की मिल रही है। तो यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये वाली कम्युनिटी में कि यहाँ पे जो स्पीशीज इवननेस है दैट इज लो, तो ये आप याद रखेंगे। तो स्पीशीज इवननेस को हम मेजर करते हैं रिलेटिव टर्म्स में हाई और लो, बट स्पीशीज रिचनेस को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्लियर। यानी कि जितने नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे किसी कम्युनिटी में तो वो होगी स्पीशीज रिचनेस वहाँ पे। क्लियर। एंड स्पीशीज इवननेस को इन टर्म्स ऑफ क्या करते हैं हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, हाई है कि लो है यहाँ पे। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर इसको बोला जाता है हैबिटेट डाइवर्सिटी। क्लियर। तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, तो हम बोलते हैं वेराइटी ऑफ फॉर्म्स किनके, इकोसिस्टम से, यानी कि वेराइटी ऑफ फॉर्म्स इन द इकोसिस्टम, यानी कि अगर आपको इकोसिस्टम में वेराइटी ऑफ फॉर्म्स मिल रही है तो वो क्या लाता है इकोलॉजिकल
डाइवर्सिटी, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आपको मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। लाइक यहाँ पे देखिए ये है कोई रेन फॉरेस्ट यहाँ पे, तो देखिए रेन फॉरेस्ट में क्या आपको मिलेंगे, लेक मिलेंगे आपको यहाँ पे आपको कोस्ट मिलेंगे, यहाँ पे आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे, क्लियर, यहाँ पे आपको वेटलैंड्स मिलेंगे, क्लियर, यहाँ पे आपको कोरल रीफ्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स मिलेंगे, क्लियर, कहाँ पे, या फिर डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगे ये वाले रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। तो यही कहलाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्लियर। अच्छा, ये जो वेराइटी होती है यहाँ पे, ये किस कारण होती है, ये होती है ड्यू टू वेराइटी ऑफ निश, क्लियर, या फिर एनर्जी फ्लो, या फिर फूड वेब्स, क्लियर। तो ये कहलाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में हमने देखा था नंबर एंड टाइप, क्लियर। अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे एक तो हमने देखा था नंबर ऑफ स्पीशीज, दूसरा हमने देखा था उनकी रिचनेस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन उनका, क्लियर। फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम देखते हैं यहाँ पे वेराइटी ऑफ फॉर्म्स कहाँ पे, एक किसी इकोसिस्टम में, क्लियर। तो ये हो गया इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को हम मेजर करते हैं। एंड ये किसने डिस्क्राइब किया था, तो ये किया था रॉबर्ट विटाकर ने। तो याद रखिएगा, क्लियर, रॉबर्ट विटाकर, कब, 1972 में, क्लियर। अब मेजरमेंट हम करते हैं तीन तरीके से, क्लियर। वन इज अल्फा डाइवर्सिटी, अनदर इज बीटा डाइवर्सिटी एंड अनदर इज गामा डाइवर्सिटी। तो पहले हम देखेंगे अल्फा डाइवर्सिटी क्या है, देन हम देखेंगे यहाँ पे बीटा डाइवर्सिटी, देन हम देखेंगे यहाँ पे गामा डाइवर्सिटी, क्लियर। तो अगर हम अल्फा डाइवर्सिटी की बात करें तो हम बोलते हैं डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया की डाइवर्सिटी, तो वो कहलाता है क्या, अल्फा डाइवर्सिटी, या फिर किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी, तो वो कहलाता है अल्फा डाइवर्सिटी। यानी कि यहाँ पे याद रखिएगा वर्ड पर्टिकुलर, यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम को यहाँ पे सिलेक्ट करें, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है यहाँ पे इकोसिस्टम ए, इकोसिस्टम बी, इकोसिस्टम सी, सॉरी। तो देखिए इकोसिस्टम ए, लेट आप खुद लिखिए यहाँ पे कि लेट ये है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, क्लियर। ए डिनोट कर रहा है फॉरेस्ट को, लेट बी डिनोट कर रहा है ग्रासलैंड को, क्लियर, एंड सी डिनोट कर रहा है लेट लेक को, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम लिए, ए बी एंड सी, क्लियर, ए बी एंड सी, क्लियर। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया, क्लियर, डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया। अगर मैं यहाँ पे ए इकोसिस्टम को लूँ, देन यहाँ पे बी इकोसिस्टम को लूँ, देन यहाँ पे सी इकोसिस्टम को लूँ, क्लियर। देखिए यहाँ पे ए में मैंने यहाँ पे जो स्पीशीज है ना वो कितने टाइप के लिए हैं, देखिए यहाँ पे रेड कलर का एक लिया है, देन यहाँ पे येलो कलर का एक लिया है, देन यहाँ पे ब्लैक कलर का एक लिया है। तो यहाँ पे जो वेराइटी ऑफ स्पीशीज है ना या फिर डाइवर्सिटी है दैट इज 3 यहाँ पे, यानी कि अल्फा डाइवर्सिटी यहाँ की इस वाले इकोसिस्टम की होगी 3। क्या होगी, अल्फा डाइवर्सिटी होगी 3, यानी कि डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, यानी कि ए की 3, क्योंकि यहाँ पे कि ए के ए जो है यहाँ पे आपको रेड एक मिलेगा, देन यहाँ पे आपको येलो एक मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको ब्लैक ए मिलेगा। रेड ब्लैक कलर्स क्यों हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप से हम मेजर कर रहे हैं किसको, यहाँ पे डाइवर्सिटी को। रेड लेट ये होंगे एक टाइप के स्पीशीज, जो येलो है ये दूसरे टाइप के स्पीशीज को डिनोट कर रहा होगा, एंड ब्लैक तीसरे टाइप के स्पीशीज को डिनोट कर रहा होगा। बट ए में हमें कितनी वैरायटी मिल रही है, 3, यानी कि हम बोलेंगे ए की अल्फा डाइवर्सिटी है 3। अगर हम बी इकोसिस्टम की बात करें जिसको मैंने ग्रासलैंड रखा है, तो यहाँ पे अगेन आपको एक रेड मिलेगा, देन यहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक। तो यहाँ पे भी जो वेराइटी है वो 3 है, तो आपको यहाँ पे जो अल्फा डाइवर्सिटी है दैट इज इक्वल टू 3 यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम सी की बात करें तो यहाँ पे खाली 2 टाइप के स्पीशीज आपको मिल रहे हैं, वन इज येलो अनदर इज ब्लू। तो यहाँ पे जो अल्फा डाइवर्सिटी होगी दैट इज 2। तो ये होती है अल्फा डाइवर्सिटी। तो किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम को हम लेते हैं, क्लियर, यहाँ से हमने इकोसिस्टम को लिया ए बी सी, क्लियर, ए को मैंने रखा फॉरेस्ट, बी को ग्रासलैंड, सी को लेके यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे मेजर किए, क्लियर, डाइवर्सिटी, क्लियर, या फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो ये जो अल्फा डाइवर्सिटी है ना ये किस पे डिपेंडेंट है, ये है डिपेंडेंट ऑन स्पीशीज रिचनेस,
किस पे? स्पीशीज रिचनेस, क्योंकि स्पीशीज रिचनेस किसको डिफाइन कर रही थी? वो नंबर को डिफाइन कर रही थी। एंड साथ ही में किस पे डिपेंडेंट है? स्पीशीज कम्युनिटी पे। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अल्फा डाइवर्सिटी को किस टाइप से मेजर किया जाता है, यानी कि यहाँ पे सेपरेटली हम डिफरेंट इकोसिस्टम्स को लेते हैं, ना कि यहाँ पे कंपेयर करते हैं। जब हम आगे देखेंगे बीटा डाइवर्सिटी, वहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, बट यहाँ पे हम पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है? इट इज मेजर ऑफ कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम्स। तो मेजरमेंट किनका? कंपैरिजन का। किनके? डिफरेंट इकोसिस्टम के। लेट ये है इकोसिस्टम ए, ये है बी यहाँ पे, ये है सी यहाँ पे। देखिए अगर यहाँ पे हम बीटा डाइवर्सिटी ऑफ ए बी निकालें, तो देखिए बीटा डाइवर्सिटी ऑफ ए बी इकोसिस्टम, यानी कि हम किनको कंपेयर करेंगे? हम ए और बी को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बीटा डाइवर्सिटी, तो देखिए ए में हमने देखा था, ए में आपको 3 मिल रहा था अल्फा डाइवर्सिटी में, बी में अगेन आपको 3 मिल रहा था अल्फा डाइवर्सिटी में, यानी कि यहाँ पे जो स्पीशीज थे तीन टाइप के थे, यहाँ पे भी 3 टाइप के थे। क्लियर? बट बीटा डाइवर्सिटी में हम कंपैरिजन करते हैं, यानी कि ए का वो स्पीशीज हमें लेना है जो बी में नहीं होगा। क्लियर? एंड बी का वो स्पीशीज लेना है जो ए में नहीं होगा। क्लियर? तो देखिए ए में यहाँ पे अगर हम देखें येलो, देखिए येलो कलर का स्पीशीज, ये आपको बी इकोसिस्टम में नहीं मिलेगा, ये आपको बी इकोसिस्टम में नहीं मिलेगा। क्लियर? तो एक हो गया येलो यहाँ पे। क्लियर? अब देखिए बी में हम कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन ए एंड बी यहाँ पे। क्लियर? यू कैन ऑल्सो डू बिटवीन ए एंड सी या फिर बी एंड सी। क्लियर? तो देखिए अब बी में, बी इकोसिस्टम में वो स्पीशीज देखिए जो आपको ए में नहीं मिलेगा। तो ए में मिल रहा था येलो, रेड एंड ब्लैक, बट ब्लू वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ब्लू। क्लियर? तो ए बी को हमने जब कंपेयर किया तो हमारे पास जो बीटा डाइवर्सिटी निकल के आई वो निकल के आई 2, यानी कि 2 ऐसे स्पीशीज हैं। क्लियर? कहाँ पे? ए इकोसिस्टम एंड बी इकोसिस्टम में, जो कि आपको खाली उन्हीं में मिलेंगे, यानी कि येलो वाला खाली कहाँ पे? ए में मिलेगा, एंड ब्लू वाला आपको खाली कहाँ पे मिलेगा? बी में मिलेगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे अब हम कंपैरिजन करते हैं किनका? मैं कंपैरिजन करता हूँ ए एंड सी का, ए एंड सी का। क्लियर? तो मैं बोलूँगा बीटा डाइवर्सिटी। क्लियर? यहाँ पे देखिए आप ए एंड सी, तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला, ए में पहले आपको, अब हमें कंपैरिजन करना है ए एंड सी में। तो ए में आपको वो स्पीशीज लेने हैं जो कहाँ पे नहीं है, जो आपको सी में नहीं मिलेंगे। तो ए में आपको देखिए रेड मिल रहा है, येलो मिल रहा है, तो येलो यहाँ पे भी आपको सी में मिल रहा है। डायग्राम की तरफ देखिए, देन ब्लैक देखिए खाली ए में मिल रहा है। तो ए में आपको एक रेड मिल रहा है, दूसरा आपको यहाँ पे ब्लैक मिल रहा है, जो कि आपको सी में नहीं मिल रहे हैं। क्लियर? सी में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? सी में आपको एक्स्ट्रा ब्लू मिल रहा है, जो कि आपको ए में नहीं मिल रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो बीटा डाइवर्सिटी हो गई, तो वो कितनी निकल के आई हमारे पास? वो निकल के आई 3 यहाँ पे। क्लियर? यानी कि उन स्पीशीज को आपको लेना है जो कि किसी पर्टिकुलर में है, दूसरे इकोसिस्टम में नहीं है, उन्हीं को आपको काउंट करना है कहाँ पे? बीटा डाइवर्सिटी में। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं? कंपेरिजन करते हैं डाइवर्सिटी किनके? डिफरेंट इकोसिस्टम्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी क्या होती है? ये होती है मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी। अल्फा में हमने देखा था किसी पर्टिकुलर का, खाली ए का, खाली बी का, खाली सी का। बीटा में हमने देखा ए और बी को किया यहाँ पे कंपेयर, या फिर बी और सी, या फिर ए और सी। बट गामा में क्या हम देखते हैं? गामा में हम देखते हैं ओवरऑल। क्या देखते हैं हम? ओवरऑल मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम्स। क्लियर? अगर हम यहाँ पे गामा डाइवर्सिटी की बात करें, तो गामा डाइवर्सिटी ऑफ ए इकोसिस्टम, बी इकोसिस्टम, सी इकोसिस्टम, टोटल में यहाँ पे कितनी निकल के आएगी? तो देखिए ए में आपको मिल रहे थे एक तो येलो, दूसरा रेड, तीसरा ब्लैक, यानी कि 3। ब्लू में आप वो काउंट कीजिए जो आपको ए में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ब्लू तो हो गए 4, 3 + 1, एंड सी के तो आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे तो हम बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी ऑफ टोटल इकोसिस्टम्स ए बी एंड सी इज 4 यहाँ पे, क्योंकि आपको 4 टाइप के स्पीशीज यहाँ पे मिल रहे हैं। 1 इज रेड यहाँ पे, अनदर इज ब्लैक यहाँ पे, देन अनदर इज ब्लू यहाँ पे, देन अनदर इज
येलो यहाँ पे। क्लियर। तो 4 टाइप के स्पीशीज आपको देखने को मिल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अल्फा डाइवर्सिटी में हम देख रहे थे किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम को, बीटा में हम कंपेयर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कंपेयर। एंड गामा में हम देखते हैं ओवरऑल कितने टाइप की स्पीशीज यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अल्फा डाइवर्सिटी को कैसे मेजर किया जाता है, बीटा को कैसे, देन गामा को कैसे। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि वेरिएशन किसका, बायोडाइवर्सिटी का। मेनली हम देखते हैं वन इज लैटिट्यूडनल, अनदर इज अल्टीट्यूडनल, यानी कि विथ लैटिट्यूड क्या वेरिएशन आ रहा है किसका, बायोडाइवर्सिटी का, एंड विथ एल्टीट्यूड क्या वेरिएशन आ रहा है। एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। पहले हम देखेंगे लैटिट्यूडनल वेरिएशन। क्लियर। अगर कुछ हैबिटेट्स को छोड़कर, यानी कि एरिड एंड सेमी एरिड एंड एक्वाटिक हैबिटेट्स को छोड़कर बाकी जितने भी हैबिटेट या फिर इकोसिस्टम आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट्स देखने को मिलेंगे। यानी कि वहाँ पे आपको विथ लैटिट्यूड एंड विथ अल्टीट्यूड आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेरिएशन किसमें, बायोडाइवर्सिटी में। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, कहाँ पे देखिए, ये है इक्वेटर। क्लियर। ये है इक्वेटर। जितना आप इक्वेटर से दूर जाएंगे, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या फिर साउथ पोल की तरफ जाएंगे, उतनी जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है ना वो डिक्रीज होगी। यानी कि जितना हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, किधर, पोल्स की तरफ, यानी कि ये है हमारा इक्वेटर, हम जा रहे हैं इक्वेटर से किधर, पोल्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको जो वेराइटी ऑफ स्पीशीज है या फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो आपको यहाँ पे लेस मिलेगी एंड इक्वेटर में आपको हाई मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे कल भी हमने देखा था, ये था आर्कटिक रीजन, यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो कोल्ड है वो ज़्यादा रहती है, यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पे रहती है। क्लियर। बट अगर आप इक्वेटर की तरफ आएंगे तो जो डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है, वो इंक्रीज होगी। यानी कि जब आप इक्वेटर की तरफ आएंगे जो डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होगी। क्योंकि यहाँ पे ये वाला रीजन जो है, हम कल हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, जो ट्रॉपिकल वाला रीजन है, तो यहाँ पे आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो फेवरेबल मिलती हैं। क्लियर। ये वाले रीजन में आपको फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं, यानी कि काफ़ी प्रिसिपिटेशन एंड काफ़ी हाई टेम्परेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसीलिए हम बोलते हैं जितना हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ या फिर साउथ पोल की तरफ, उतनी जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज होगी। याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जा चुका है डिफरेंट पेपर्स में। क्लियर। हम देखते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स जो आपको मैंने मेंशन किए। ये है ट्रॉपिकल वाला रीजन, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला रीजन। क्लियर। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्या देखने को मिलेगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल इज ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो कि आपको कहाँ पे मिलेंगे, साउथ अमेरिका में। तो यहीं पे आपको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ मिलेगी। कहाँ पे, ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट। एंड इनको हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखिएगा, इनको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ प्लैनेट। लंग्स ऑफ द प्लैनेट, लंग्स ऑफ द प्लैनेट किनको, ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट को, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलेगी हमारी अर्थ पे। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे अल्टीट्यूडनल वेरिएशन। तो अभी हमने देखा क्या, लैटिट्यूडनल, यानी कि विथ लैटिट्यूड जो वेरिएशन, यानी कि हम इक्वेटर से दूर जा रहे थे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी जो थी वो डिक्रीज हो रही थी। बट यहाँ पे हम देखेंगे विथ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीनिंग यहाँ पे हाइट। क्लियर। यानी कि किसी सरफेस से, यानी कि अर्थ सरफेस से ऊपर या फिर मीन सी लेवल से ऊपर जब हम जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, ये है कोई बड़ा माउंटेन, यहाँ पे हम ऊपर जा रहे हैं, किधर, माउंटेन के जो टिप वाला पोर्शन है, यहाँ पे माउंटेन का टिप यहाँ पे या फिर एपेक्स पॉइंट यहाँ पे हम जा रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा जो ये वाला बॉटम वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। क्लियर। बट बुक में लिखा हुआ है कि अराउंड 1300 to 1800 मीटर जब हम किसी हाइट पे जाते हैं, किसी माउंटेन पे जाते हैं, वहाँ तक जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होती है। यानी कि वेराइटी ऑफ एनिमल्स, वेराइटी ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। बट जब आप उससे आगे जाएंगे तो जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है
उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपको मेनली डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्लियर, क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्लियर, जो हमने कल देखा था टुंड्रा बायूम, तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया था आर्कटिक एंड अल्पाइन, तो ये है अल्पाइन वाला पोर्शन। क्लियर, कहाँ पे, किसी माउंटेन के टॉप में। तो यहाँ पे आपको सेम परमाफ्रॉस्ट कंडीशन मिलेगी। तो यहाँ पे आपको जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज्ड मिलेगी, किसमें, इन कंपैरिजन टू जो ये वाला बॉटम वाला पोर्शन है ना यहाँ पे। क्लियर, तो ये याद रखिएगा कि विथ अल्टीट्यूड, यानी कि जितना हम ऊपर जाएंगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी में चेंज आती है, बट पहले इंक्रीज होती है कहाँ तक, अराउंड 1300 टू 1800 मीटर, देन ये डिक्रीज होती है जितना भी आप ऊपर जाएंगे। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रीजन फॉर हायर ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी। अभी जो हमने मेंशन किया कि ट्रॉपिकल एरियाज में आपको क्या मिलेगी, हायर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अब इसके पीछे रीजन क्या है, वन इज फेवरेबल इन्वायरमेंट। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल क्लाइमेट रहता है। क्लियर, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो आपको हाई देखने को मिलेगी, यहीं पे आपको जो टेम्परेचर है वो भी आपको हाई देखने को मिलेगा। क्लियर, नेक्स्ट इज यहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है वो मैक्सिमम अवेलेबल होती है कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन्स में। क्लियर, एंड यहीं पे आपको रिड्यूस्ड कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि जब आपको वैरायटी ऑफ स्पीशीज मिलेंगे यहाँ पे, फिर आपको रिड्यूस्ड कंपटीशन मिलेगा। क्लियर, ड्यू टू फेवरेबल इन्वायरमेंट। क्लियर, क्योंकि इनके पास सोलर एनर्जी अवेलेबल है, इनके पास वाटर अवेलेबल है, तो जो कंपटीशन होगा वो काफ़ी कम होगा। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। क्लियर, आपसे पूछा जाएगा कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बायोडाइवर्सिटी में किसने दी थी, तो वो दी थी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। क्लियर, तो याद रखिएगा ये थे जर्मनी के। क्लियर, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला, यहाँ पे ग्राफ में देखिए, इन्होंने बोला कि स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एरिया बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। क्लियर, तो यहाँ पे हम समझते हैं इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला जो स्पीशीज रिचनेस होती है, यानी कि स्पीशीज रिचनेस को हमने डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो ये बोलते हैं ये इंक्रीज होती है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। यानी कि अगर जितना एरिया बढ़ रहा है, ये है कोई छोटा वाला एरिया एंड ये लिया मैंने यहाँ पे बड़ा वाला एरिया, तो ये बोलता है कि जितना एरिया बढ़ेगा उतने नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेंगे। यानी कि अगर आपको यहाँ पे इस वाले एरिया में 10 स्पीशीज दिखेंगे, यहाँ पे आपको 120 दिखेंगे। लेट जो ये वाला रीजन मैंने बनाया, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको 120 दिखेंगे। क्लियर, तो ये क्या बोल रहा है कि स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन एरिया, बट ये किसी पर्टिकुलर लिमिट तक होती है। यानी कि अगर हम इसका एक और बड़ा एरिया लें तो वहाँ पे हमें मिलेंगे 150 स्पीशीज, फिर एरिया को इंक्रीज हम करें, बट किसी पर्टिकुलर टाइम में जितना एरिया इंक्रीज होगा, फिर जो स्पीशीज है ना उनमें यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, यानी कि स्पीशीज नंबर जो है उसमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर, तो यही कहता है कौन, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। तो इस एक एक्सिस पे इसने क्या ली, स्पीशीज रिचनेस, एंड दूसरी एक्सिस पे इसने क्या ली, एरिया यहाँ पे। क्लियर, तो एरिया एंड स्पीशीज रिचनेस को इसने मेजर किया। तो पहले स्मॉल एरिया, फिर थोड़ा बड़ा एरिया, फिर इससे बड़ा एरिया, फिर इससे बड़ा। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या देखा कि अगर छोटा एरिया है तो यहाँ पे लेट 2 स्पीशीज हैं, फिर थोड़ा एरिया इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे हमें मिले 10 स्पीशीज, फिर थोड़ा एरिया इंक्रीज हुआ यहाँ पे हमें मिले 100 स्पीशीज, फिर जब एरिया फर्दर इंक्रीज हुआ बट अगेन हमें यहाँ पे खाली 100 ही स्पीशीज मिले, यानी कि अब जो नंबर था वो कांस्टेंट रहा। क्लियर, तो यही किसने दिखाया, तो यही दिखाया किसने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। तो इसने डिफाइन किया कि पहले जो स्पीशीज रिचनेस होती है वो इंक्रीज होती है विथ एरिया, यानी कि जितना एरिया बढ़ता है स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होती है, यानी कि स्पीशीज का नंबर इंक्रीज होता है, बट ये कॉन्स्टेंटली आगे नहीं जाता है। क्लियर, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम में या फिर किसी पर्टिकुलर लिमिट में ये जो नंबर है ना ये अब इंक्रीज नहीं होगा फर्दर, यानी कि ये अब कांस्टेंट रहेगा। आप कितना भी एरिया बढ़ाओ ये जो नंबर है ये अब कांस्टेंट रहेगा। तो यही डिफाइन करता है कौन, यहाँ पे अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ में भी देखिए, तो देखिए पहले जो स्पीशीज रिचनेस है वो इंक्रीज हो रही है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है इन कंपैरिजन टू एरिया, बट एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे अब जो स्पीशीज रिचनेस है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि ये अब स्ट्रेट लाइन जाएगी। क्लियर, अगर आप यहाँ पे इसको ड्रा करोगे तो ये अब क्या जाएगी, ये आगे जाएगी स्ट्रेट लाइन, क्या जाएगी, स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इनिशियली काफ़ी इंक्रीज देखने को हमें मिला स्पीशीज रिचनेस में विथ एरिया, बट इसने मेंशन किया है कि बट अप टू ए सर्टन लिमिट,
तो उससे आगे जाकर नहीं, क्योंकि किसी लिमिट पे कितना भी एरिया इंक्रीज हो, जो स्पीशीज रिचनेस है ये कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। एंड इसी को यहाँ पे इक्वेशन से भी दिखाया है, क्लियर। तो एस इज इक्वल सी ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखाया स्पीशीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो देखिए यहाँ पे हमने बोला स्पीशीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो प्रोपोर्शनलिटी को क्या करते हैं हम? हटाते हैं। तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने लगाया कांस्टेंट सी, एंड यहाँ पे हमने लगाया ए, एंड इसके ऊपर आपको जेड मिलेगा। जेड क्या है यहाँ पे? जेड है यहाँ पे स्लोप, क्लियर। जेड है यहाँ पे स्लोप। तो ये है इक्वेशन, क्लियर। तो ये है किसकी इक्वेशन? ये वाले कर्व की इक्वेशन। एंड इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी है? ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन। यहाँ पे मैथमेटिक्स में मुझे नहीं जाना है। अगर आपको जानना है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है तो 11th मैथमेटिक्स में आपको मिलेगा, क्लियर। नेक्स्ट इसने एक और लाइन यहाँ पे ड्रा की। तो ये लाइन क्या है? तो देखिए यहाँ पे, तो ये लाइन है किस पे? लॉगरिदमिक स्केल पे, क्लियर। ये है यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। तो इसको स्टडी करना डिफिकल्ट होता है। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम किसी भी कर्वड सरफेस को या फिर किसी भी कर्वड जो यहाँ पे ग्राफ बना, इसको हम लेते हैं किसमें? लॉग स्केल में, ताकि जो स्टडी है वो आसान हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं लॉग। तो इस वाली इक्वेशन में लॉग अप्लाई कीजिए। तो हम लिखेंगे लॉग एस इज इक्वल टू, क्लियर, लॉग सी, क्लियर। ये है यहाँ पे लॉग एम, देन एन, एन के ऊपर है यहाँ पे कुछ पावर। तो ये जो पावर होता है ना, ये नीचे आ जाता है, तो जड़ नीचे आएगा, एंड साथ ही में लॉग ए यहाँ पे। तो ये इक्वेशन यहाँ पे निकल के आती है किसकी? स्ट्रेट लाइन की। तो ये जो इक्वेशन है इट इज़ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो याद रहेगा ये इक्वेशन किसके लिए है? स्ट्रेट लाइन के लिए। एंड ये वाली इक्वेशन किसके लिए है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के, क्लियर। तो मेनली आपको याद रखना है कि व्हेन हम बोल्ट ने क्या बोला? इसने बोला कि जो स्पीशीज रिचनेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बट अप टू ए सर्टेन लिमिट, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पीशीज। टाइप्स ऑफ स्पीशीज में हम देखेंगे यहाँ पे 3 टाइप के स्पीशीज। वन इज एंडेमिक स्पीशीज, देन कीस्टोन स्पीशीज क्या होते हैं, देन यहाँ पे हम देखेंगे फाउंडेशन स्पीशीज। अगर हम एंडेमिक स्पीशीज की बात करें, लाइक अभी हम देख रहे हैं कोरोना वायरस को, तो वो क्या है? पेंडेमिक, क्लियर, पेंडेमिक। लाइक आप देखते हो डिफरेंट डिजीज। तो जो डिजीज होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पेंडेमिक, दूसरे होते हैं एंडेमिक। तो एंडेमिक वो डिजीज होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में फिक्सड रहेंगे। पेंडेमिक वो डिजीज होती है जो कि वर्ल्ड वाइड जाएगी, क्लियर, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज तक जाएगी, क्लियर। एंडेमिक वो डिजीज होगी जो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में होगी या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में होगी, क्लियर। तो वो होगी एंडेमिक। तो यहीं पे एंडेमिक स्पीशीज़ को अब समझिए। तो वो स्पीशीज़ जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन में ही आपको मिलेंगे, क्लियर, उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होते हैं, क्लियर। लाइक एशियाटिक लाइन, ये आपको कहाँ पे खाली मिलेगा? ये आपको गिर फॉरेस्ट में मिलेगा, कहाँ पे? इंडिया में, क्लियर, एशियाटिक लाइन। कैंगारू, क्लियर, कैंगरू की अगर हम बात करें तो ये आपको खाली कहाँ पे देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेगा, क्लियर। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन नेचुरल हैबिटेट, यानी कि इनका नेचुरल हैबिटेट। आप कंगारों को किसी जू में भी रख सकते हो, कहाँ पे? लाइक आप इंडिया भी इसको रख सकते हो जू में, बट वो इसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेचुरल हैबिटेट की, यानी कि नेचुरली जहाँ पे ये रहते हैं, कौन? क्लियर, ये जो स्पीशीज़ हैं। तो टाइगर, सॉरी, यहाँ पे एशियाटिक लाइन, ये आपको नेचुरली कहाँ पे देखने को मिलेगा? खाली गिर फॉरेस्ट में। किंगारो आपको नेचुरली कहाँ पे खाली देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेगा, बाकी किसी भी कंट्री में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। एंड कीवी एक बर्ड होता है, ये आपको खाली कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा। इन टाइप के स्पीशीज़ को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर। यानी कि कीवी हो गया न्यूजीलैंड में, कैंगारू हो गया ऑस्ट्रेलिया में, एंड यहाँ पे एशियाटिक लाइन खाली आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा, क्लियर। इनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। नेक्स्ट है यहाँ पे कीस्टोन स्पीशीज़। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं क्रूशल स्पीशीज़, क्लियर। तो ये जो स्पीशीज़ होते हैं इनका काफ़ी इम्पैक्ट रहता है हमारे इन्वायरमेंट में, क्लियर, यानी कि इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्लियर। तो इनकी जो प्रोटेक्शन है ना, इनकी प्रोटेक्शन को प्रोटेक्शन जो है ना वो वहाँ पे इसमें प्रायोरिटी दी जाती है किनकी? कीस्टोन स्पीशीज़ की, यानी कि जो कीस्टोन स्पीशीज़ है ना, इनकी प्रोटेक्शन करना हमारा यहाँ पे पहला
यहाँ पे पहली प्रायोरिटी बनती है, यानी कि इनको कंसिडर करना ही करना है, क्योंकि अगर इनको कंसिडर नहीं किया, किनको, कीस्टोन स्पीशीज़ को, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे समझते हैं हम कीस्टोन स्पीशीज़। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रे वुल्फ है ये है एक कीस्टोन स्पीशीज। क्या है? एक कीस्टोन स्पीशीज। ये आपको येलोस्टोन नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रे वुल्फ सॉरी, तो देखिए यहाँ पे, तो ये है यहाँ पे ग्रे वुल्फ, क्लियर। एंड ये है यहाँ पे डिफरेंट अदर एनिमल्स यहाँ पे, या फिर डिफरेंट स्पीशीज। तो ग्रे वुल्फ जो है ना, अगर हम इसकी हंटिंग करेंगे, क्या करेंगे? हंटिंग, तो होगा क्या? ड्यू टू हंटिंग जो ग्रे वुल्फ है ना, इनकी पॉपुलेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। इन टर्न क्या होगा? यहाँ पे जो ग्रे वुल्फ है ना, ये किनको खाते हैं? ये एलक को खाते हैं। अगर ग्रे वुल्फ की जो पॉपुलेशन है ना वो डिक्रीज होगी, अगर ग्रे वुल्फ की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी, होगा क्या? जो एलक है ना, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि जो ग्रे वुल्फ है ना वो किसको खाता है? वो एलक को खाता है। अब होगा क्या? अब जब एलक की पॉपुलेशन बढ़ी तो ये क्या करेंगे? ये घास, यहाँ पे ग्रासेस को खाएंगे। तो जो ग्रासेस है ना उनका नंबर कम होगा, ग्रासेस का नंबर कम होगा। इन टर्न क्या होगा? जो बीवर है ना, ये किन पे फीड करते हैं? ग्रास पे। बीवर का नंबर कम होगा, क्लियर। एंड बीवर के कारण यहाँ पे डिफरेंट फिशेस का नंबर कम होगा, क्योंकि वो भी ग्रास पे फीड करते हैं। एंड साथ ही में डिफरेंट एम्फीबियंस भी यहाँ पे कम होंगे। तो होगा क्या है यहाँ पे? यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ये टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हमें कंजर्व करने होते हैं कीस्टोन स्पीशीज। तो याद रखिएगा, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कौन की स्पीशीज की कंजर्वेशन करना। लाइक यहाँ पे मैंने आपको समझाया ग्रे वुल्फ, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कीस्टोन स्पीशीज, इसलिए इनको बोला है कीस्टोन, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे फाउंडेशन स्पीशीज। अब फाउंडेशन स्पीशीज जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहाँ पे? स्ट्रक्चरिंग, कहाँ पे? किसी कम्युनिटी में, क्लियर। एंड ये जो फाउंडेशन स्पीशीज है ना, दे कैन ऑक्यूपाई एनी ट्रॉपिक लेवल, क्लियर। कहाँ पे? फूड वेब में। लाइक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में भी आपको ये देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हर्बीवर्स या फिर प्रेडिटर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। कौन? फाउंडेशन स्पीशीज। लाइक जो कोरल्स होते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे, जो कोरल्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं फाउंडेशन स्पीशीज। कहाँ पे? कोरल रीफ्स में, क्लियर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अच्छे से इनको, क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। एंडेमिक स्पीशीज यहाँ पे, कीस्टोन स्पीशीज, एंड यहाँ पे फाउंडेशन स्पीशीज। अब हम देखते हैं ये वाले टॉपिक के रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर? नो। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो इसने डिफाइन किया था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को कैसे मेजर हम करते हैं, क्लियर। तो ये किसने दिखाया था? वैन हम्बोल्ट ने, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्पीशीज कन्फाइन्ड टू ए पर्टिकुलर रीजन, जो कि आपको किसी पर्टिकुलर रीजन में ही मिलेंगे। अगर ये है वर्ल्ड तो इसी रीजन में आपको ये देखने को मिलेंगे। इनको क्या हम बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज, क्लियर। लाइक हमने देखा था एशियाटिक लाइन, कैंगरू, या फिर कीवी हमने देखा था, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में आपको मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी किसकी देखने को मिलेगी? तो वो आपको देखने को मिलेगी राइस की। ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया था, क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर। फंगई, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एंजियोस्पर्म्स। तो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया, जो एनिमल्स हैं ना उनमें आपको हाईएस्ट क्या मिलेंगे? उनमें आपको हाईएस्ट मिलेंगे इंसेक्ट्स, क्लियर, याद रखिएगा। अराउंड कितने? 7 लाख स्पीशीज जिनके इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो अभी हमने देखा था कि राइस जो होता है इसकी होती है मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसके बाद किसकी होती है? इसके बाद होती है मैंगो की। तो यहाँ पे राइस ऑप्शन नहीं है, तो हम टिक करेंगे इसको, मैंगो को यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे किनको दिया है? यहाँ पे दिया है फंगाई को, मोजेस एंड फॉर्म्स, देन यहाँ पे अलगाई, देन लाइकेंस। तो प्लांट स्पीशीज को यहाँ पे दिया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक पाई चार्ट में मेंशन किया था कि जो फंगाई होते हैं
इनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन होती है किन में, डिफरेंट प्लांट्स में। क्लियर। तो बाकी जो थे उनकी पॉपुलेशन कम थी एंड मैक्सिमम किन की थी, फंगे की। तो आई होप आपको यहाँ पे ये वाला लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपने नोट्स जो है मेंटेन किए होंगे। एंड बारंबार मैंने मेंशन किया है कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी को, अगर आपने नोट्स मेंटेन किए हैं एंड जितने भी क्वेश्चन हम एंड पे मेंशन करते हैं अगर आपने वो लगाए हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी डेवलप हुए होंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूँगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।